नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और आज मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। बड़ी जानकारी आपको दे दी कि आज मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस और बच्चों को मिलेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और 20 बच्चों को राष्ट्रपति प्रदान करेंगी पुरस्कार। और दिल्ली में वीर बाल दिवस आज मनाया जा रहा है और पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है और ऐसे में पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस और ऐसे में वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी और इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया है। कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा और इसके बाद से दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें बाल पुरस्कार विजेता और देश भर से आए स्कूली बच्चे शामिल होंगे। पीएम मोदी बच्चों और युवाओं को संबोधित करेंगे। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों को शहादत के सम्मान में आयोजित किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के 3 पत्नियों से 4 बेटे थे, जिनका नाम अजीत, जुझार और जोरावर और साथ ही फतेह था, जिन्हें साहिबजादे भी कहा जाता है। और 26 दिसंबर 1705 को चारों बेटों की मुगल सेना ने हत्या कर दी थी और उनकी शहादत का सम्मान करते हुए पीएम मोदी ने 2022 में 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस मनाने की घोषणा की थी। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अमित शाह से जुड़ी हुई खबर बताई जा रही है। बता दें कि आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन और तकनीकी, कानूनी और फॉरेंसिक विशेषज्ञ रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन और तकनीकी, कानूनी और फॉरेंसिक विशेषज्ञ रहेंगे मौके पर मौजूद। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 2 दिवसीय ये सम्मेलन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस विजन के तहत आयोजित ये वार्षिक सम्मेलन उभरते खतरों से निपटने के लिए भारत की अगली पीढ़ी की रणनीतियों पर विचार विमर्श का एक प्रमुख मंच बन गया है। और ये सम्मेलन ऑपरेशनल फोर्सों, तकनीकी, कानूनी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों और आतंकवाद निरोधी गतिविधियों में लगी एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर चर्चा का अवसर प्रदान करता है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण की भावना के तहत आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वय कार्रवाई सुनिश्चित करना है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन अमित शाह करेंगे। अनुज जी। जी धन्यवाद आप मणिपुर के लिए। जी बताइए। आज बड़ा दिन है क्योंकि आतंकवाद ऐसे भी बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है और उसको लेकर अमित शाह का ये बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि आज आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन खुद अमित शाह करेंगे। जी तो किस तरीके से देखते हैं अनुज जी? देखिए, आज अमित शाह जी जो आयोजित एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस ये स्पष्ट करता है कि भारत आतंकवाद के प्रतिक्रिया नहीं बल्कि ठोस रणनीति पर कदम रख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की नीति बिल्कुल साफ है, आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस, यही हम कर रहे हैं। आज हम आतंकी हमले गिनते नहीं है बल्कि आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करते हैं, जैसे चाहे डिजिटल फंडिंग हो, स्लीपर सेल हो या सीमा पार साजिश। भारत हर मोर्चे पर तैयार है। ये सम्मेलन भारत की आंतरिक सुरक्षा को भविष्य में रणनीति देगा। तो ऐसे में अनुज जी क्या लग रहा है कि इस कदम से आतंकवाद को रोका जा सकता है? ये बड़ी पहल होगी एक तरह से। जी बिल्कुल, बस फर्क ये है कि आज आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, उनकी फंडिंग जब्त हो रही है और उनके नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। और इसी को भविष्य को देखते हुए ये एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस जो है अमित शाह जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं और इसमें इसी रणनीति पर चर्चा होगी कि भविष्य में आतंकवाद को कैसे कंट्रोल किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके और उनके नेटवर्क को तोड़ा जा सके।
चलिए, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनु जी आपका। बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और ऐसे में नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ऐसे में आज से महंगा हो गया है रेलवे का सफर। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज से महंगा हो गया है रेलवे का सफर और रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है और नई टिकट दरों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज से महंगा हो गया है रेलवे का सफर और ऐसे में रेलवे ने अब किराया बढ़ा दिया है और नई टिकट दरों की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अगर आप ट्रेनों से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट के किराए में बदलाव कर दिया है, यानी कि आज से लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करना थोड़ा महंगा हो सकता है और ये बढ़ोतरी जो है वो जनरल मेल, एक्सप्रेसवे और एसी क्लास के टिकट पर लागू होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रेलवे का किराया बढ़ गया है और ऐसे में आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि लोकल ट्रेनों और मासिक पास वालों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। रेलवे ने साफ कर दिया है कि बढ़े हुए किराए आज से ही लागू हो चुके हैं और इसका मतलब ये है कि अब जो भी यात्री 215 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करेगा उसे पहले के मुकाबले थोड़े पैसे ज़्यादा देने होंगे। रेलवे का कहना है कि ये बढ़ोतरी बहुत ही सीमित रखी गई है ताकि आम लोगों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। रेलवे के मुताबिक अगर आप साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करते हैं तो अब हर किलोमीटर पर 1 पैसा ज़्यादा देना होगा। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी कैटेगरी में किराया जो है वो 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। एसी क्लास में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नई टिकटों की दरें जो हैं वो लागू हो चुकी हैं और ऐसे में आज से रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है और लगातार किराए में नई टिकटों के दर भी जारी कर दिए गए हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अरबाज जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता और उनसे जानते हैं कि रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है, क्या कुछ अपडेट है अरबाज? बिल्कुल, देखिए अनीता, भारतीय रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है और ये आज से ही लागू हो चुका है। ट्रेन का जो लोग सफर करते हैं ज्यादातर उनके लिए खबर भी मानी जा रही है। आपको बता दें 26 दिसंबर 2025 से ट्रेन का किराया बढ़ाया गया है, जो कि इस साल की दूसरी बढ़ोतरी है। रेल मंत्रालय के अनुसार यह फैसला बढ़ती ऑपरेशन लागत और जिस तरीके से मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं इसमें 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा पर किराया नहीं बढ़ाया गया है। जो 215 के किलोमीटर से ज्यादा का सफर करेंगे उनके लिए किराया बढ़ाया गया है। पहले से बुक किए गए टिकटों पर बढ़ाया हुआ किराया लागू नहीं होगा। तो ऐसे में आम लोगों पर कितना जेब खाली करनी पड़ेगी अरबाज? बिल्कुल, देखिए आम लोगों को इस तरीके से जो लोग कम सफर करते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करेंगे उनके लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं जैसे 216 से आप 750 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं तो 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 751 से 1250 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं तो 10 रुपए। उसी तरीके से अगर ज्यादा कर रहे हैं तो 15 रुपए, से ज्यादा कर रहे हैं तो 20 रुपए। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये जो पैसे बढ़ाए गए हैं ट्रेन के सफर पर, कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे कि किराया बढ़ने पर लागत ऑपरेशनल दबाव को कारण बताया। जैसे 31 मार्च 2026 तक करीब 600 करोड़ रुपए की राजस्व मिलने की उम्मीद है। रेलवे का दावा है कि इससे बढ़ोतरी के बाद में यात्रियों को बेहतर सेवाएं सुरक्षा मिल रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से किराया बढ़ाया गया है तो उसी तरीके से उनको जो सफर करते हैं, जो यात्री हैं, उनको कहीं ना कहीं चीजों में फायदा मिलेगा। जैसे कि ट्रैक में सिग्नल सिस्टम में सुधार किया जाएगा या जो दुर्घटनाएं होती हैं अनीता, जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं उनमें कमी हो जाएगी। नए कोच आएंगे, आधुनिक ट्रेनें बनेंगी। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पैसा बढ़ाया गया है लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए। जी अनीता, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये एसी और नॉन एसी दोनों के लिए है ये अरबाज? जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बात है सभी के लिए, लेकिन जो इसमें सफर की बात की गई है कि जो सफर 215 किलोमीटर से आगे का सफर तय करेगा उसके लिए किराया बढ़ाया गया है। और कहीं ना कहीं जो नॉन एसी है या एसी है इनमें भी सबके लिए ही किराया बढ़ाया गया है।
तो माना जा सकता है जो लोग 215 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी होती है, तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में काम पर जाते हैं, जैसे नोएडा से या गाजियाबाद से या जेवर से या अलीगढ़ से, इस तरह से सफर जो दिल्ली तक रोजाना करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा भी होगा और इसका नुकसान भी होगा। जो ज्यादा सफर करेंगे उसके लिए सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए सबसे ज्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि हर किलोमीटर पर जो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 रुपए इस तरीके से बढ़ाए गए हैं। जी अनीता। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अरबाज। बता दें कि रेलवे ने आज से किराया बढ़ा दिया है और इसको लेकर आज अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि आज से अगर आप लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आज से भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के टिकट के किराए बढ़ा दिए हैं। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बिहार के पटना से। लालू परिवार से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पटना के 10 सर्कुलर रोड से लालू परिवार की विदाई और राबड़ी के आवाज से रातों रात शिफ्ट हुआ सामान और 2006 से था लालू परिवार का ये ठिकाना। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पटना के 10 सर्कुलर रोड से लालू परिवार की विदाई और राबड़ी की आवाज से रातों रात शिफ्ट हुआ सामान और 2006 से था लालू परिवार का ये ठिकाना। बता दें कि बिहार की सियासत में करीब 2 दशकों तक सत्ता और विपक्ष की धुरी रहे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड अब खाली होने वाला है और ऐसे में राबड़ी देवी की राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिस के बाद से अब वहां से सामान शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देर रात इस आवाज से पिकअप वैन के जरिए सामान बाहर निकालते हुए देखा गया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं और ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या ये सामान किसी स्थान पर भेजा गया है। मौके पर मौजूदा लोगों के अनुसार देर रात तक पिकअप वाहनों की आवाजाही जारी रही और नई सरकार के गठन के बाद से भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 1 महीने पहले बंगला खाली करने के निर्देश भी दिया था। 2006 से 10 सर्कुलर आवास पर रहे लालू परिवार के लिए सरकार ने होर्डिंग रोड पर नया आवास आवंटित किया है। हालांकि तब आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस आदेश का कड़ा विरोध भी किया था और अब इसे राजनीतिक द्वेष बताया जा रहा है। लेकिन अब सामान की शिफ्टिंग से ये स्पष्ट हो गया है कि परिवार ने बंगला खाली करने का मन बना लिया है और साल 2005 में सत्ता गंवाने के बाद से लालू राबड़ी परिवार एक आड़े मार्ग से निकलकर 10 सर्कुलर रोड पे शिफ्ट हुए थे और तब से ये आवास आरजेडी की हर छोटी बड़ी गतिविधियों का गवाह रहा है। और ऐसे में इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सैफ अली खान जुड़ चुके हैं हमसे और उनसे जानते हैं कि राबड़ी देवी की आवाज़ से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि 2006 से ये लालू परिवार का ठिकाना रहा है और ऐसे में रातों रात सामान क्या शिफ्ट किया गया है। सैफ अली जी, सामान शिफ्ट करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं मुझे हजम नहीं है। मेरी जानकारी में जो कुछ गुलदस्ते के पास उनको वो वहाँ उनका गौशाला है गोला रोड पे रहती है, उसी मकान में उसी गौशाला में बनाया गया है। तो वहाँ कुछ पॉट्स गुलदस्ता के पॉट्स बहुत देशों से लाए गए थे, दूसरे लोगों ने गिफ्ट किए थे। जो कीमती गुलदस्ते थे उनको कुछ शिफ्ट किया गया वहाँ। अब वो मीशा जी आपने लिए मंगाया है या लालू आवास खाली हो रहा है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो ये जो सामान और ये जो अगर मैं वीडियो की बात करूं या तमाम तरह के दावे सुबह से क्या रात से ही किए जा रहे हैं कि सामान की शिफ्टिंग हो रही है, पौधे जा रहे हैं, वीडियो जो निकलकर सामने आई है, तो क्या ये मान सकते हैं कि शिफ्टिंग चालू हो चुकी है? सैफ अली जी, नहीं, शिफ्टिंग चालू नहीं हो। कुछ पौधों को गुलदस्तों को यहाँ इसकी देखभाल नहीं हो रही। गौशाला पर लेबर है वहाँ, वो खाली बैठे रहते हैं, वो उसकी देखभाल करेंगे, उसमें पानी वानी डालेंगे। इसके लिए गौशाला पर वो सामान भेजा गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए सैफ अली जी बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजीत सिंह सिरसा ने बाल
वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में मत्था टेका और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजीत सिंह सिरसा ने कहा कि आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन गुरुद्वारे श्री बंगला साहिब में नतमस्तक होने आए हैं और 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के महान शहजादों को समर्पित समय चल रहा है और इसी को लेकर आज देश भर के अंदर राष्ट्रीय दिवस वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबी भी गुरुद्वारे श्री बंगला साहिब में नतमस्तक होने और अपने भव्य यहाँ पर भाव जो है वो समर्पित करने पहुंचे। दिल्ली सरकार और देश के सभी सरकार और आज साहिबजादों को समर्पित समागम जगह जगह करेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय नितिन नबीन जी गुरुद्वारा बंगला साहब में नतमस्तक होने आए, जो 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की महान शहादत को समर्पित ये जो समा चल रहा है, ऐसे समय में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े सुपुत्र, उनके लाल और 2 छोटे साहिबजादे बड़े जंग में और छोटे जिंदा नीहों में चिने गए। इसी को लेकर आज देश भर के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, जो वीर बाल दिवस के रूप में छोटे साहिबजादों को समर्पित किया गया है। पूरा देश जब आज इस दिन को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कमेमोरेट कर रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी माननीय नितिन नबीन जी भी आज गुरुद्वारा बंगला साहब में नतमस्तक होने आए और अपने भाव अर्पित करने के लिए आए। देश के प्रधानमंत्री अब कुछ ही समय बाद बड़ा समागम को एड्रेस। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबी 26 और 27 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचने वाले हैं और ये दौरा पूरी तरह से चुनावी तैयारियों पर केंद्रित माना जा रहा है। नितिन नबी असम स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की अहम बैठक में शामिल होंगे, जहां पर संगठनात्मक समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। हाल ही में बीजेपी ने वरिष्ठ नेता बैजयंत पांडव को सूबे के चुनावी मामलों का जिम्मा सौंपा था और ऐसे में नितिन का ये दौरा जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। असम में मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी इस बार असम में जीत की हैट्रिक बनाने के लिए मैदान में उतरेगी। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह अचानक से ही तनाव देखने को मिला। बस स्टैंड एरिया में मस्जिद के पास से पत्थर हटाने और रेलिंग लगवाने के विवाद ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया और इस हमले में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद से स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले का सहारा लेना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला चौमुख की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने से जुड़ा हुआ है। बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास करीब 45 साल से सड़क किनारे पत्थर पड़े थे, जिसकी वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। एक दिन पहले ही थाना पुलिस और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक भी हुई और इसमें आपसी सहमति बनी कि सड़कों से पत्थर हटा लिए जाएंगे ताकि जनता को राहत मिले। समुदाय की मौजूदगी में ही पत्थरों को हटाने का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था और प्रशासन इसे एक बड़ी सफलता मान रहा था। लेकिन विवाद सुबह बढ़ गया और करीब 3 बजे तक शुरू हुआ, जब खाली की गई जगह पर कुछ लोगों की तरफ से रेलिंग लगाने का काम शुरू हो गया और इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने विरोध शुरू कर दिया और मामला पूरी तरह से हिंसक हो गया। विरोध न देखते ही देखते उग्र रूप धारण कर लिया और बस स्टैंड क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस बल को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया। पत्थरों की बारिश में आधा दर्जन जवान जख्मी हो गए। हालात हाथ से निकलते देखकर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर गुरुवार को जमकर हमला बोला और उन पर गैर मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार करने का आरोप लगाया। अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना ने कहा कि अवैध रूप से सत्ता हासिल करने वाली यूनुस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मार डालना जैसी भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं और उनका इशारा स्पष्ट रूप से बांग्लादेश में पिछले हफ्ते एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा
पीट पीट कर हत्या किए जाने की घटना की ओर था। शेख हसीना ने क्रिसमस के मौके पर दिए संदेश में यूनुस सरकार पर सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के अपने अपने धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार खासतौर पर गैर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रही है और उनके शासन में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मार डालने जैसी भयावह घटनाएं भी शामिल हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बांग्लादेश की जनता मुझे काले दौर के और अधिक समय तक जारी नहीं रहने देगी। बता दें कि शेख हसीना ने फिर यूनुस सरकार को एक बार फिर से जमकर घेरा है। तो वहीं देश के करीब 22 राज्यों में भीषण सर्दी पड़ रही है और मध्य प्रदेश के 25 से ज़्यादा शहरों का न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। और आज सबसे ठंडा शहर पचमंडी रहा है और यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो 3.6 डिग्री दर्ज किया गया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही उत्तरी ठंडी हवाओं में सर्दी और बढ़ गई है। गुरुवार को 4 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री और 21 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। माउंट आबू की बात की जाए तो यहाँ पर 1.0 है। फतेहपुर की बात की जाए तो 1.6 और साथ ही नागौर में 1.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। यूपी के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बरेली समेत 27 राज्यों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रयागराज, देवरिया समेत कई रेलवे स्टेशनों पर 50 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं और गोरखपुर समेत कई एयरपोर्टों पर 5 फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में घने कोहरे की संभावना है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट के साथ शीतलहर जारी रहेगी। और ऐसे में ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, श्रीनगर, पुंछ, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से देख सकते हैं तस्वीरों में कि विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम है। यूपी की अगर बात करें तो घना कोहरा छाया हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश में शीतलहर पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में उत्तर प्रदेश है। और ऐसे में दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में घने कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की भी मार देखने को मिल रही है। पश्चिमी बंगाल की अगर बात की जाए, पुंछ की बात की जाए, श्रीनगर की बात की जाए तो यहाँ पर भी मौसम जो है वो बेहद ही ठंड की चपेट में है। ऐसे में यहाँ पर बर्फबारी भी लगातार देखने को मिल रही है। श्रीनगर की बात की जाए तो बर्फबारी के साथ साथ पर्यटकों का भी जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पुंछ, श्रीनगर और हरियाणा पूरी तरह से ठंड की चपेट में नजर आ रहा है। तो वहीं अमेरिका ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ISIS के आतंकवादी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है और इस हमले को लेकर नाइजीरिया सरकार ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। सरकार ने कहा है कि आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से निपटने के लिए वो अमेरिका समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ लगातार सुरक्षा और खुफिया सहयोग कर रही है और इसी सहयोग के तहत नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के जरिए सटीक निशाना साधा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ये सहयोग अंतर्राष्ट्रीय नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत हो रहा है और इसमें खुफिया जानकारी का आदान प्रदान, रणनीतिक समन्वय और अन्य आवश्यक समर्थक शामिल हैं और ये सभी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता के सम्मान और क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के साझा प्रतिद्वंदियों के अनुसार की जा रही है। नाइजीरियन सरकार ने दोहराया है कि सभी आतंकवाद रोधी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और सभी नागरिकों के अधिकार और गरिमा का संरक्षण करना है। चाहे किसी की आस्था या फिर जातीयत कुछ भी हो, किसी भी समुदाय के खिलाफ आतंकवादी हिंसा नाइजीरिया के मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अपमानजनक है। इसके साथ ही सरकार ने साझेदारों के साथ मिलकर आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने और उनके वित्तीय पोषण और लॉजिस्टिक को बाधित करने के और सीमा पार से उत्पन्न खतरों को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही नाइजीरियन अपने सुरक्षा संस्थाओं और खुफिया क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सुरक्षा और भी खुफिया सहयोग जारी रहेगा और जनता को उपयुक्त अधिकारी चैनलों के माध्यम से नियमित रूप से सूचित किया जाएगा। गौरतलब है कि नाइजीरिया लंबे समय से आतंकवादी हिंसा का सामना कर रहा है और देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्से में ISIS से जुड़े गुटों
को लगातार संगठनों की गतिविधि लगातार जारी है और ऐसे में नाइजीरिया सरकार ने एक बार फिर से जानकारी साझा की है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।